पत्नी के ऊपर लिखा करता था और वो बड़ा एक लोगों को पसंद आया। मिली है भवानी हमें अंधरन कानी में मुरेल जैसी यानी मेरे घर वाले जंग। पहला मंच था, हम बता रहे हैं आपसे कि हमारे साथ तो वो स्थितियां हुई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप जीवन में दोबारा मंच पे जाएंगे। लाइफ के किस्सों को भी हास्य में डाल देते हैं। वो चाहते हो जीवन को सफल बनाना, यदि पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते चले जाइए। मेरे प्यारे बुंदेलखंड तुझको मेरा शत शत वंदन, तेरा उपवन बूटा बूटा मुझको लगता है वन नंदन। माहौल बनाने के लिए हास्य कवि को संचालक भी उसकी खिंचाई करता है। हाँ, नेताओं पे हमने नेताओं पे व्यंग्य लिखे। एक अत्यंत विषैले सर्प ने एक अत्यंत सफल राजनेता के पैर में मारा दंश। हमारे आप एक मन में एक चित्रण कर लीजिए कि हमारी पत्नी और से ही बस कौन से पाप करे हैं प्रदीप, जो ब्याह के ल्याए निवास में से ही। नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ बुंदेलखंड की एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने हास्य कवि के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। बुंदेलखंड के महोबा जनपद के चरखारी निवासी पंडित प्रदीप देहुलिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। जी बहुत धन्यवाद, आभार। तो मंचों में सुना है हमने जी एक हास्य की छवि, कवि हृदय कब जागृत हुआ, कब शुरुआत हुई इस सफर की? एक्चुअली था क्या भैया, हम जब 12वीं में पढ़ रहे थे तब से थोड़ा थोड़ा सा लिखना शुरू कर दिया था और हल्का लिखा करते थे। और इसके बाद जब ग्रेजुएशन पीरियड में आए तो उधर क्या होता है कि कोई कभी कोई भी हो और शुरुआत उसकी हाथ से नहीं होती। जब वो एक स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की शुरुआत शेर शायरी से हुआ करती है। तो हाँ, श्रृंगार से ही, मोस्टली आप यही कह दीजिए, और शेर शायरी से उसकी शुरुआत हुआ करती है। और बाद में धीरे धीरे करके हम कब हास्य में प्रवेश हो गए ये हमें खुद पता नहीं चला। एजुकेशन लाइफ की अगर आपकी बात करें तो एजुकेशन कैसे हुई? घर में चूंकि माता पिता का एक सपना होता है कि हमारा बेटा बड़ा बन के ये बने, तो बेशक आप सही कह रहे हैं कि हर माता पिता का एक सपना होता है। देखिए, हम भाई साहब एक बहुत साधारण से परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी यूपी रोडवेज में परिचालक हुआ करते थे। एक सी बात है कि पढ़ने लिखने में भी हम ठीक ठाक रहे अपने जीवन काल से ही। तो माता पिता का भी एक सपना था कि हम बड़े अच्छे स्तर पर पहुंचे और हमने तैयारी भी 2-3 साल की। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि हमें सफलता नहीं मिल पाई। तो सफलता न मिलने के बाद हम घर पहुंचे, अपना वापस जब हुए उधर से, और हमने एक अपना नया एक कैरियर स्टार्ट किया कोचिंग पढ़ाने में। वो कोचिंग में हमें अपार सफलताएं मिली, जितना कि चरखारी जैसी जगह पे मिल सकती थी, लगभग वो सफलताएं मिली। और वहां से धीरे धीरे से इसका मंच शुरू हुआ कार्यक्रम। हमने जब सबसे पहला मंच स्टार्ट पढ़े, एक मंच पढ़ा, तो हमने ये देखा कि जो सहयोगी हमारे कवि बंधु थे उनके द्वारा भी हमारी बात दबाई गई। और दबाने के बाद क्या हुआ कि हमें बड़ा मंच के माध्यम से ही बड़ा नीचा दिखाया गया था। हमें ऐसा महसूस हुआ, उस समय हमें ऐसा लग रहा था कि शायद अब हम दोबारा कभी मंच पे नहीं जाएंगे। एक भावना ऐसी आई, फिर मंच बंद कर दिया, अपने कोचिंग में व्यस्त हो गए। सन 2019, 31 दिसंबर 2019 का समय था और हमारे यहाँ एक लोकल स्तर का कार्यक्रम हुआ और उसमें हमें बुलाया गया। जब जबरदस्ती, हमारे मित्रगण थे, हमें जबरदस्ती जब मंच पे खड़ा किया और मैंने पढ़ा, तो मुझे ऐसा लगा कि हमारे नगर में भी लोग हमें सुन रहे हैं। जब एक अजीब सा माहौल था थोड़ा सा, क्योंकि जब आप पहली बार मंच जा रहे होते हैं तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं। हमारे आस पड़ोस के लोग भी होते हैं कि कोई हमारे चाचा भी है, कोई बड़े भाई, विभिन्न मर्यादाएं भी होती हैं। लेकिन उसके बाद जब हमने हाथ से पढ़ा तो लोगों ने हमें बड़े मन से सुना और हमें काफी अप्रिशिएट किया जितना वो कर सकते थे। इधर से हमारे अंदर फिर से एक जो कवि वाला कीड़ा है उसका फिर से एक जन्म हुआ, जागृत हुआ। फिर इसके कुछ दिनों के बाद एक कार्यक्रम में हमें महोबा बुलाया गया, हम महोबा पहुंचे। फिर इसके हमारे साथ एक सिलसिला जरूर बना रहा कि हमें एक मंच से ही दूसरे मंच का आमंत्रण मिला और लगातार ऐसा हमारे साथ पूरे वर्ष चलता रहा और निरंतर आज जो स्थितियां हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो हम आपको देना चाहेंगे, आपके चैनल को, क्योंकि हमारा जो सबसे पहला वीडियो जो वायरल हुआ था वो बुंदेली दर्पण का था। तो यही लवकुश नगर का एक कार्यक्रम था, गणेश उत्सव पे एक कार्यक्रम हुआ था और हम बड़े, उस समय बहुत ज्यादा अनुभव भी नहीं था, लेकिन जब वहां से जागृत हुए तो हमें एक अपने आप से एक नई स्फूर्ति आई, नई उमंगे, और इसके बाद आज जो स्थितियां हैं तो आप सबके सामने। बिल्कुल सौभाग्य था हमारा सर जो हमने वो वीडियो दिखाया आपका। तो पहला जब वो मंच जहां आपकी पहली कविता जो सबसे ज्यादा सराही गई हो, जिसने वाकई में आपको एक अलग नाम दिया हो, वो लाइनें सुनना चाहेंगे। देखिए कि वैसे हम जो हास्य हमेशा पढ़ते रहे और हमेशा एक क्या था कि हम ये एक महसूस किया, हास्य में सबसे ज्यादा होता क्या है कि लोगों को बड़ा मजा आता है सुनने में। वो पंक्तियां हमेशा होती हैं कि दूसरे की पीड़ा सुनना,
ये मतलब एक बड़ी आम बात है स्वाभाविक कि मानवीय गुण है। मानवीय गुण है। जी। तो हम जब पढ़ा करते थे तो मैं पत्नी के ऊपर लिखा करता था और वो बड़ा एक लोगों को पसंद आया करता था। मैं अपने ऊपर एक पत्नी के लिए लिखा करता था। हमने एक छंद लिखा था कि मिली है भवानी हमें अंधरन कानी में मुँह रेल जैसी यानी मेरे घर वाले जंगसन। अच्छा, बुंदेली का समावेश भी है। जी जी। मिली है भवानी हमें अंधरन कानी में मुँह रेल जैसी यानी मेरे घर वाले जंगसन। एक्शन ऊके हैं अपार उत्पात वाले रोबत घरैया ऊके नौने नैया फंगसन। कहत प्रदीप लीप डारी लोक लाज ऊने हरकत ऐसे जैसे माइकल जैक्सन। वाह वाह। और सैक्सन ऐसे के पुरा पड़ोस संकट में ऊके मारे पर गए आपस में फ्रैक्शन। ऊके मारे पर गए आपस में फ्रैक्शन। बस इस तरह से एक ये लिखा करते थे और बड़ा सराहा जाता था और बड़ा अच्छा लगता था, पब्लिक का रिस्पॉन्स मिलता था उस तो तरह जैसे से। आपने बताया कि हाँ। जब शुरुआत की आपने, जब हाँ। आपको वाकई में लगा था कवियों ने आपको डिमोरलाइज किया कहीं ना कहीं हाँ। हाँ। मंच से, तो क्या ये वाकई में स्थितियां इस मंच पे भी ऐसे बनती हैं कि जो उदीयमान या नवोदित कवि होते हैं वो कई जगह विचारों को भाई सब कहीं ना कहीं इस प्रकार की भावना तो खैर होती है, इसमें दो राय नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनने हमें अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएट किया? लेकिन कुछ एक आध दो कुछ लोग ऐसे भी रहे हमारे साथ। हम जो पहला मंच था, हम बता रहे हैं आपसे कि हमारे साथ तो वो स्थितियां हुई थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि आप जीवन में दोबारा मंच पे जाएंगे ही नहीं। और इसके बाद कुछ ना कुछ लोग ऐसे भी रहे होंगे कि दोबारा वहां से फिर सफर स्टार्ट करके यहाँ तक आए। तो हर प्रकार के लोग आज भी हर जगह हैं। तो मैंने देखा जितने भी हास्य कवि होते हैं हाँ। वो या तो खुद पे हंसेंगे हाँ। या पत्नी को लेके हंसेंगे हाँ। या नेताओं को टारगेट करेंगे। हाँ। अपने जीवन के उदाहरण देके लोगों को हंसाते नजर आते हैं। हाँ। हास्य अपनी लाइफ के किस्सों को ही वो हास्य में ढाल देता है। नहीं, लाइफ के किस्सों को भी हास्य में डाल देते हैं। और दूसरी चीज और होती है कि डायरेक्ट दूसरे को ऐसे टारगेट हम सामने वाले को नहीं कर सकते। तो हम या तो खुद को टारगेट करते हैं या अपने लोगों को टारगेट करते हैं, या फिर हमने टारगेट मान लीजिए नेता किया तो किसी व्यक्ति विशेष नेता को नहीं करते, जन सामान्य के रूप जी। में ऐसे कर देते हैं। इस प्रकार से हमारा एक सिस्टम चलता रहता है। घर में और कौन कौन है और किस तरीके से अभी जीवन सफर चल रहा है आपका, और इसके अलावा कवि मंच के अलावा और क्या कर रहे हैं? वर्तमान समय में भैया हम एक अरुणोदय संस्थान नाम का एक एनजीओ है, उसमें प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के पद पे कार्यरत है। और हम बड़े एक सामान्य से परिवार से हैं। हम दो भाई रहे हैं बचपन से ही। एक छोटा भाई हमारा चेन्नई में रहता है, वो चेन्नई उसका एक जॉब करता है। मैं अपने यहाँ महोबा चरखारी रहता हूँ माता पिता की सेवा में। एक बेटा भी है, वो महोबा में केंद्रीय विद्यालय में इस समय कक्षा 8 में पढ़ रहा है। तो पत्नी और बेटा महोबा रहता है, मैं चरखारी रह रहा हूँ। तो बड़ा अस्त व्यस्त जीवन चल रहा है, क्योंकि माता पिता को भी छोड़ के नहीं रह सकते, क्योंकि माता पिता भी बुजुर्ग हैं। तो उनके पास माता जी हमारे हार्ट पेशेंट है, तो थोड़ा सा उनके चक्कर में हम घर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। ऐसा वाकया हाँ। जब बैठे रहे हो घर में या दोस्तों के बीच और एकदम से कविता निकल पड़ी हो बिना किसी तैयारी की? जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ मतलब स्थितियां ऐसी होती हैं कि हमारी पत्नी भी बड़ी एक इस अंदाज की है, जैसे हम जिस प्रकार से एक हमारा नेचर हो। मैं आपको एक बिंदास। रियल कंडीशन और बताऊं। जी। हमारे विवाह के भाई साहब 18 वर्ष हो गए, और 18 वर्ष में हम दोनों के बीच कभी विवाद हुआ ही नहीं किसी बात को लेकर के। ये एक हमारे किससे आप जीवन की- विवादों के हाँ, सुनाते हैं? हाँ। और मतलब ये कि हम आपको रियल घटना जी। बता रहे हैं कि आज तक हमारा उससे कभी विवाद किसी प्रकार का नहीं हुआ। हमारे साथ हमेशा विचार रहे। हम एक मंच पे जो घटना बोला करते हैं अक्सर, वो हमारे जीवन की एक हकीकत है। जैसे हम आपसे एक मंच पे आपने कई बार सुना होगा कि हमारी पत्नी एक दिन हमसे बोली कि क्या कर रहे हो। मैंने कह दिया कविता लिख रहा हूँ। तो बोली कि आखिर आप कविता कैसे लिख लेते हो। तो मैंने कहा पागल हो क्या, कविता लिखने में दिमाग लगता है। तो वो हमसे बोली इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। अब ये हमारे एक जीवन की नॉर्मल सी घटना नॉर्मल थी, सी घटना। और उसको अब लोग उसका आनंद ले रहे हैं। जी, मैं एक छंद आपको और निवेदित करे दे रहा हूँ। चाहते हो जीवन को सफल बनाना यदि, एक आपके लिए भी सीख और आपके दर्शकों के लिए भी। चाहते हो जीवन को सफल बनाना यदि, पत्नी की हाँ में हाँ मिलाते चले जाइए। वो दिन को कहे जो रात, दूध को कहे जो भात, सहमति में शीश को हिलाते चले जाइए। उधाइये समस्त किंतु सूर्य होते अस्त मित्र, अपनी प्रिया की शक्ति पीठ लौट आइए। ओ कर लो प्रणाम साम दाम दंड भेद छोड़, एक निष्ठ खुद को बना के यश पाइए। कर लो प्रणाम साम दाम दंड भेद छोड़, एक निष्ठ खुद को बना के यश पाइए। कोई भी कवि बुक लिखता रचनाएं शुरू में हर प्रकार की है,
मतलब एक कवि किसी रचना उसका बाध्य नहीं होता कि वो जी, हास्य जी, लिखे, वो ओज लिखे, वो श्रृंगार लिखे, ऐसा कभी नहीं होता। हम हर प्रकार की रचनाएं लिखते हैं। और जो स्टार्टिंग मंच हमारे होते हैं उसमें हमें स्वयं ये पता नहीं होता कि हम किस विधा के कवि हैं। हम मंच पे बोलने लगते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि रचनाएं पढ़ते पढ़ते कि लोग हमसे क्या सुनना पसंद कर रहे हैं, एक टैग हम लग जाता है। हाँ कि हम किस प्रकार से पब्लिक को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, तो वो धीरे 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 वो टैग लगने लगता है। और जब वो टैग लग जाता है तो आप उसी में ढल जाते हैं। श्रृंगार भी लिखा है हमने, ओज भी लिखा है। कोई ओज की अगर लाइन है। हमने अपने बुंदेलखंड पे लिखा हाँ, है, बिल्कुल। मेरे प्यारे बुंदेलखंड, मेरे प्यारे बुंदेलखंड, तुझको मेरा शत शत वंदन, तेरा उपवन बूटा बूटा मुझको लगता है वन नंदन, और छा राम राजा समेत, और छा राम राजा समेत, गोवर्धन जी का अभिनंदन, मुझको अबीर सी लगती है तेरी माटी पावन चंदन। ये इस प्रकार से हर प्रकार हर विषय में लिखे हैं। माहौल बनाने के लिए हास्य कवि को संचालक भी उसकी खिंचाई करता है, जी बिल्कुल। और जब वो खिंचाई करता है तो कहीं ना कहीं कवि खड़ा होकर उसका जवाब भी देता है। और जब आप जवाब देता है तो पब्लिक इसी का लुत्फ लेती है। पब्लिक को ये लगता है कि जैसे मतलब वो समझती है जैसे इनका कोई विरोधाभास हो। नेताओं पे या महंगाई पे कभी आपने कुछ लिखा? हाँ, नेताओं पे हमने नेताओं पे व्यंग्य लिखे। व्यंग्य सुनाए नेता पे। जी। एक अत्यंत विषैले सर्प ने, एक अत्यंत विषैले सर्प ने एक अत्यंत सफल राजनेता के पैर में मारा दंश। एक अत्यंत सफल राजनेता के पैर में मारा दंश। इसी दौरान सर्प के दांतों को छू गए, इसी दौरान सर्प के दांतों को छू गए नेताजी की चरण रज के कुछ अंश। अब वो सर्प अपने से बड़े विषधरों के बिलों के आसपास प्रायः मंडराने लगा। अब आप ये देखें कि सर्प पे क्या प्रभाव पड़ा नेता को डसने के बाद। अब वो सर्प अपने से बड़े विषधरों के बिलों के आसपास प्रायः मंडराने लगा, और उनके तलवों पे अपनी जीभ लपलपाने लगा। इन सब आचरणों में तो वो सर्प समाज में विशिष्ट होता जा रहा था। इन सब आचरणों में वो सर्प समाज में विशिष्ट होता जा रहा था। लेकिन हर 5 साल के बाद कुछ महीनों के लिए बेहद शिष्ट होता जा रहा था। लेकिन हर 5 साल के बाद कुछ महीनों के लिए बेहद शिष्ट होता जा रहा था। अब बड़े सर्पों की अगवानी की व्यवस्था, अपने से बड़े सर्पों की अगवानी की व्यवस्था, उसका तो अब नैतिक धर्म था। अपने से बड़े सर्पों की अगवानी की व्यवस्था, उसका तो अब नैतिक धर्म था, क्योंकि वो जान चुका था कि उनके सामने आचरणहीन, कमसिन नागिनों को उपलब्ध कराना ही ऊंचा उठने की कड़ी का मर्म था। क्योंकि वो जान चुका था कि उनके सामने आचरणहीन, कमसिन नागिनों को उपलब्ध कराना ही ऊंचा उठने की कड़ी का मर्म था। उसकी इस बहुमुखी प्रतिभा की बदौलत उसके पास तो अब कई सुनहरे ऑफर थे। उसकी सेवा में बहुतेरे छोटे छोटे सर्प, बिच्छू और बिस्खापर थे। विकास पर तो उसका सिद्धांत ऊपर तक अनुमन्य था। ये अवसरवादी राजनीतिक युग है साहब। इसलिए वो सर्प अत्यंत विषैला होने के बावजूद भी धन्य था। तो व्यंग लगभग सब पे लिखे हैं। आमतौर पे जब से कवि आते हैं मंच पे, जिस तरीके से बहुत सारे बड़े बड़े नाम भी उसमें शामिल हैं। कविताएं कहीं चंद लाइनें होती हैं और जुमले बहुत होते हैं, मतलब जुमले वाले हास्य कवि होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए एक चीज और है भैया, आज का जो समय है, अब तो कवि सम्मेलन का एक ट्रेंड ही बदल गया है। आज जो कवि सम्मेलन हो रहे हैं, अब तो हास्य कवि सम्मेलन होने लगे। और हम लोग, ऐसा नहीं है कि हम लोग कविता पढ़ना नहीं चाहते। मंच पे जितने भी कवि आज चल रहे हैं वो सबके सब कविता पढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोग साहित्य सुने। लेकिन हम एक चीज महसूस, चूंकि हम आते हैं हास्य कवि पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए, और पब्लिक जब हम कविता पढ़ते हैं, कोई छंद पढ़ते हैं, मैं आपके सामने भी 2-3 छंद पढ़े, जब हम छंद पढ़ते हैं तो पब्लिक उन पर गौर नहीं करती। लेकिन जब हम कोई जुमला सुनाते हैं तो पब्लिक ताली बजाती है और करती है। और हम आज ये समझ भी देख रहे हैं कि हम एक चुटकुला सुना के मंच पे आते हैं, पब्लिक ताली बजाती है और बाद में कहते हैं आपकी ये वाली कविता हमें बहुत अच्छी लगी। ऐसी स्थितियां भी सामने आती हैं। तो ऐसा नहीं है कविता हम चाहते नहीं, हम भी चाहते हैं कि हम कविता पढ़ें, लेकिन पब्लिक को एंटरटेन करने के लिए हमें ये सब भी करना पड़ता है। बुंदेली कार्यक्रम है अपना, बुंदेलखंड से हैं भी आप, बुंदेली में लिखा भी, कोई बुंदेली आपकी रचना? बिका गए बिन पैसा अनमोल, बिका गए बिन पैसा अनमोल, खोल रहे अब हम अपनी पोल।
बिका गए बिन पैसा अनमोल, खोल रहे अब हम अपनी पोल। वो देख देख के जलो करते जब तक शादी नहीं हुई थी, देख देख के जरो करते सबकी ब्याह बराते। ओ मूर्खता में जगत रात ते, सोच लगन की साते। जब कजेत आउते द्वारे, जब कजेत आउते द्वारे, बजते मन में ढोल, बिका गए बिन पैसा अनमोल। हाँ, हम आपसे चर्चा कर रहे थे, हमने आपको घनाक्षरी सुना, एक हम आपको सवैया छंद सुना। सवैया में भी एक हास्य किस प्रकार से, आप जो नई चीज है आप देखिए। जी जी। खात है भात सदा दिन रात, एक तो इसमें तुलना करी है हमने, हमारी पत्नी, और एक शब्द, एक आपने जीव सुना होगा, से ही। हाँ, से ही अपने, हाँ, अपने यहाँ एक ऐसा जीव होता है जिसके पूरे शरीर पर कांटे लगे होते हैं, शेर भी उस पर आक्रमण करने से डरता है। अब बस, अब से हमारी, आप एक मन में एक चित्रण कर लीजिए कि हमारी पत्नी और से ही, बस एक थोड़ा सा एक संकेत। खात है भात सदा दिन रात, रहे पगो रात परात सीधे ही। बा क्रोधी महान उजारत प्राण, जो सामने आए सुधारत ते ही। मैं राम कहूँ हनुमान कहूँ, मैं राम कहूँ हनुमान कहूँ, मैं मनाऊं रामाया जपूं वैदेही। वो कौन से पाप फले हैं प्रदीप, हाँ कौन से पाप करे हैं प्रदीप, जो ब्याह के ल्याए निवास में से ही। कौन से पाप करे हैं प्रदीप, इस तरह से भैया भी लिखे हैं। भाभी जी कभी कहते नहीं कि तुम से ही मंच पे बना रहे हो हमारा? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं। उसे पता है कि ये, जब व्यक्ति का जीवन, हमने आपको बताया है कि 18 साल में कभी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं हुई, तो उन्हें पता है कि ये मंची बातें हैं। मोहल्ले वाली कहती होंगी, देखो। हाँ, ये समस्याएं तो भैया होती है। महिलाएं क्या, हमारे रिश्तेदार से भी, रिश्तेदारी से भी फोन उसके पास आते हैं, क्या क्या बक रहे हैं। हाँ, तो ये चर्चाएं लोग करते हैं, लेकिन वो भी बड़े आसानी से निपटा लेती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलते चलते एक कुछ लाइनें हमारे दर्शकों को। अंत में क्या है कि जो आप एक चर्चा कर रहे थे, हम एक सरस्वती माँ से एक निवेदन करना चाहेंगे कि हम, वो हम पे कैसी कृपा दृष्टि रखे। जी जी। सरस्वती मैया जी पाऊं मैं इतना तेरा प्यार, सरस्वती मैया जी पाऊं मैं इतना तेरा प्यार, सरकारी नौकर को जैसे रिश्वत संग पगार। सरस्वती मैया जी पाऊं मैं इतना तेरा प्यार, सरकारी नौकर को जैसे रिश्वत संग पगार। और रिश्वत संग पगार बिना मेहनत के पाऊं, रिश्वत संग पगार बिना मेहनत के पाऊं, भ्रष्ट आचरण करके भी श्रीमान कहूं। वाह वाह। भ्रष्ट आचरण करके भी श्रीमान कहूं, छंद बंद लिख सकूं मंच पे गाऊं स्तुति, छंद बंद लिख सकूं मंच पे गाऊं स्तुति, मेरे छल छंदों को सिद्ध करो मेरी मां सरस्वती, मेरे छल छंदों को सिद्ध करो मेरी मां सरस्वती। तो ये प्रदीप दिहोलिया जी हैं जो छल छंदों को सिद्ध करने के लिए भी सरस्वती माँ की आराधना कर देते हैं अपने छंदों में। और पब्लिक को हंसाना कोई आसान काम नहीं है, और हास्य कवि, खासकर बुंदेली विधा में ये हास्य कविताओं से अपनी लगातार एक अलग पहचान बना चुके हैं। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।